दोस्तों मैं श्रवण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल भारत शिक्षा डिजिटल पर। दोस्तों मेरी पहली क्लास किन्हीं कारणों से मेरे अंतिम टॉपिक पर आकर बंद हो गई थी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह थी कि वो बंद हो गई थी, लेकिन हम देख लेते हैं उसी टॉपिक को। दोस्तों हम बात कर रहे थे पृथ्वी की, और पृथ्वी के ऊपर हमने क्या बताया था तुम्हें कि कुछ अक्षांश रेखाएं क्या है 66.5 डिग्री, और फिर ये वाली जो है 23.5 डिग्री, और ये हमारी कहे कि भूमध्य रेखा, और फिर इसके ठीक नीचे क्या है दोस्तों, ये हमारी थी मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों ये क्या है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर कहे भूमध्य रेखा। और ये वाली दोस्तों हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है साउथ पोल 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये दोस्तों क्या है 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। तो दोस्तों हमने इस रेखा को क्या नाम दिया था, कर्क रेखा, और इसको क्या नाम दिया था दोस्तों, मकर रेखा। दोस्तों मैंने बताया, अभी हम बताएंगे इन कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों रेखाओं का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक विशेष महत्व रखती है, इसलिए हमने क्या है 23.5 डिग्री पर दो काल्पनिक रेखाओं को क्या है लिया है, और इनको नाम दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा। और चूंकि ये हमारे क्या है पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको नाम दिया है भूमध्य रेखा। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे थे वो बात दोस्तों ये हमने खींची थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैंने कहा नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाली सभी रेखाएं क्या होती है दोस्तों, देशांतर रेखा। और इसी प्रकार से दोस्तों मैंने 2 रेखाएं और क्या है खींची थी, और ये रेखाएं क्या थी, ये भी हमारी क्या है देशांतर रेखाएं हैं। तो दोस्तों ये हमारी क्या है देशांतर रेखाएं हैं, या फिर कहे कि ये लॉन्गिट्यूड है। मैंने इसको कहा दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको कहा दोस्तों 30 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हुआ हमारा दोस्तों 60 डिग्री और 90 डिग्री, और 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो दोस्तों हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि जब हम इस पृथ्वी की बात करते हैं, हमें यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ देखनी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम अपनी क्या मानते हैं, मानक समय देशांतर रेखा। इसको हम क्या मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। पूरा विश्व का समय कहाँ से निर्धारित होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। वो कैसे होता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि इस रेखा का नाम ग्रीनविच क्यों रखा है। दोस्तों यह रेखा लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और इसी को पूरे विश्व ने क्या माना है, मानक समय रेखा माना है। तो इसलिए हमने इसको नाम यह भी दिया है कि ये ग्रीनविच रेखा है। तो हमें याद रखना है 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर कहे कि ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे विशेष ध्यान क्या करना है, देखो पृथ्वी जो है दोस्तों 360 डिग्री घूमने में दोस्तों कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स। ये हुआ दोस्तों कि 1 घंटे में
कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री, यानी कि 4 मिनट में दोस्तों कितना डिग्री घूमती है? 1 डिग्री। तो अब दोस्तों हमें ये देखना है कि इससे जब पृथ्वी घूमेगी तो दोस्तों जब यहाँ से इस तरफ को टाइम नापेंगे तो वो टाइम प्लस में होगा। वो टाइम क्या है दोस्तों? पल्स में होगा, और इधर को जब समय मापेंगे वो माइनस में होगा। तो दोस्तों हम यहाँ के टाइम को 0 मानते हुए देख लेते हैं कि यहाँ से जब हम अगर भारत की बात करें तो भारत की जो मानक समय देशांतर रेखा है दोस्तों वो है, अभी इसको भी बताएंगे, डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि भारत की जो मानक समय देशांतर रेखा है वो दोस्तों ये मान के चलो कि यहाँ से होकर गुजरेगी, और वो देशांतर रेखा 60 और 90 के लगभग बीच से मैंने लिया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री ईस्ट दोस्तों। ये वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों? ईस्ट, और ये वाला वेस्ट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये वाली देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरती है, यानी कि भारत कहीं ना कहीं इस रेखा के ऊपर स्थित है, या फिर कहे कि ये रेखा भारत से होकर क्या है? गुजरती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि जब 82.5 डिग्री ईस्ट की बात होगी तो हम कैसे पता करेंगे कि भारत का समय इस रेखा से कितना आगे है। जब हम 82.5 डिग्री की बात करेंगे दोस्तों तो हमें ये अच्छे से पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 82 मल्टीप्लाई बाई 4, 82 गुना 4, तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 और 4 8 32, 328 मिनट। और चूंकि अभी हमारे पास आधा डिग्री और बचा हुआ है तो इसमें प्लस 2 मिनट और कर देते हैं, और इस प्रकार से 330 मिनट हो जाएगी। और जब हम इसको हावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 5 आवर्स 30 मिनट। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा जब हम कोई मोबाइल नया मार्केट से परचेज करके लाते हैं उसमें टाइम सेट करने के लिए बोलता है, और जब हम मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो वो बोलता है कि आप अपनी लोकेशन डालिए, आप कहाँ पर रहते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें +530 मेंशन होकर के आता है और कोलकाता उसमें लिखा होता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये वाली रेखा हमारी कोलकाता के पास से जाती है। वैसे सबसे नज़दीक से होकर कहाँ से जाती है? ये आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। इलाहाबाद के नैनी से कहाँ है? ये बिल्कुल इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। इलाहाबाद में एक शहर है नैनी, वहाँ से होकर क्या है ये गुजरती है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं 530 की तो आप वहाँ पे देखेंगे GMT +530। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीनविच क्या दोस्तों? ग्रीनविच मीन टाइम कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसको मैंने क्या बताया 0 डिग्री देशांतर है, कि कहीं ना कहीं हम उससे कितने समय आगे की बात कर रहे हैं कि हम उससे 5.5 घंटे आगे की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे अभी आप देखते होंगे मैप में जो रसिया का युद्ध चल रहा है वो मैप के थोड़ा सा हमारे इंडिया के लगभग ऊपर मान के चलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा ईस्ट को है तो दोस्तों उसमें लगभग क्या है दोस्तों, भारत और रसिया का समय लगभग, रसिया हमारे से क्या है 2.5 घंटे, मॉस्को जो है कैपिटल जो रसिया की है उससे लगभग इंडिया के समय से क्या है वो 2.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों ये आपने जाना होगा, समझा होगा कि किस प्रकार से समय का निर्धारण होता है। अब दोस्तों इसी में हम देख लेते हैं कि तिथि का निर्धारण किस प्रकार होता है। दोस्तों ये वाली जो 0 डिग्री देशांतर है इसके ठीक पीछे, चूंकि हम यहाँ से
एक एक डिग्री पे लाइन काउंट करते जाएंगे तो ये 30 वाली हो गई, और फिर आगे जाएंगे, इसके बाद ये 60 हो गई, और फिर जाएंगे 90 हो गई, इसी प्रकार 91, 92 ठीक इसके पीछे हो जाएगी, और ठीक इसके पीछे वाली जो देशांतर रेखा होगी उसका नाम होगा दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा दोस्तों, इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से क्या है जानते हैं। जिस प्रकार से 0 डिग्री देशांतर समय का निर्धारण करती है, उसी प्रकार से इस 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, तिथि का निर्धारण करती है। लेकिन आप ये सोच के चलना कि यहाँ अगर पश्चिम की दिशा में जाने पर समय घटता है तो तिथि में क्या है, जो कि ये बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, बिल्कुल विपरीत होगी, और इधर जाने पर, पश्चिम की तरफ जाने पर तिथि बढ़ जाएगी और पूर्व की तरफ जाने पर तिथि घट जाएगी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से, 180 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो तिथि पलस हो जाएगी, यानी कि एक तिथि आगे हो जाएगी और पूर्व में एक तिथि कम हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम समय का निर्धारण करते हैं तो पूर्व में समय क्या होगा, प्लस होगा, और इधर क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि कम होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपने ये अच्छे से समझा होगा और आपकी समझ इसमें बनी होगी। अब दोस्तों हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं जो हमने बात की थी कि कर्क रेखा और मकर रेखा का अपने आप में क्या है, एक महत्व है। तो दोस्तों ये पिक्चर हमें छोटी थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ताकि आप चीज़ों को क्या है अच्छे से समझ जाए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और दोस्तों मैं आपको एक सुझाव और देना चाहूँगा। दोस्तों आप चाहे कोई भी पुस्तक का अध्ययन करें, चाहे कोई भी पुस्तक पढ़े आप, मार्केट में जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ साथ में आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन करें तो आपकी समझ बहुत अच्छी होगी और सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ क्या है, बहुत मजबूत होगी। और हर विषय, हर ज्योग्राफी के हर टॉपिक पे आपको एक अच्छी समझ क्या है बन जाएगी। अब देख लेते हैं दोस्तों, मान के चलिए ये हमारी क्या है दोस्तों, अर्थ है। इसमें दोस्तों हम दो पिक्चर बना के एक ही टॉपिक को दो अलग अलग पिक्चरों से समझेंगे। अभी ये सिर्फ ग्लोब की तरह क्या है आपको समझाना चाहूँगा। ये दोस्तों 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ वाला है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है दोस्तों, और ये 23.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों, साउथ है, और ये 66.5 डिग्री क्या है दोस्तों, साउथ है। 90 डिग्री इसको साउथ पोल बोलेंगे दोस्तों, साउथ पोल, और ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री। दोस्तों मैंने कहा ये आप हम इसको वाली को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मकर रेखा। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको ठीक एक दूसरी पिक्चर से समझाऊंगा तो पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको एक बार इसी पिक्चर से समझ लेना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे सूर्य देवता। पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या है, घूमती है। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे सूर्य देवता की किरणें सीधी जब पड़ती है वो 0 डिग्री देशांतर पे 23 सितंबर और 21 मार्च, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 23 सितंबर 21 मार्च को क्या है, बिल्कुल सीधी कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा। ये क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है,
यहाँ पर कई सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मान के चलिए मेरे हाथ में एक टॉर्च है, मैं किसी एक बहुत बड़े कमरे के अंदर उस कमरे के किसी कॉर्नर में ऐसे लगाता हूँ, तो जहाँ पर लाइट का फोकस होगा वहाँ पर अत्यधिक प्रकाश होगा, लेकिन कमरे के बाकी हिस्सों में भी क्या होगा, प्रकाश होगा। जब सूर्य की सीधी किरणें किसी भी स्थान पर पड़ती है तो अत्यधिक ताप उस स्थान को क्या है, मिलता है। अत्यधिक सौर विकिरण, सूर्य से निकलने वाला विकिरण जो हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है या ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, वो क्या है, अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त होगा। दोस्तों जब 23 सितंबर या 21 मार्च कहे, जब ये इसकी किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ क्या है, अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। दोस्तों 21 मार्च, अभी आप 23 सितंबर को भूल जाइए, 21 मार्च को किरणें सीधी यहाँ पड़ती है, कहाँ, भूमध्य रेखा के ऊपर, और फिर इसके बाद हमारे सूर्य का उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है। उत्तरायण का मतलब है कि ये उत्तर की तरफ को क्या है, इसका सीधी किरणें उत्तर की तरफ को क्या है, अग्रसर हो जाती है। और 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर। कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर। जब सूर्य की सीधी किरणें 21 जून को कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा के ऊपर पड़ेगी, तो दोस्तों ये आप जानते ही है, जैसा मैंने कि अभी आपको टॉर्च के उदाहरण से समझाया कि जब सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी तो कर्क रेखा पर अत्यधिक ताप क्या है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी। 21 जून के बाद सूर्य की किरणें फिर वापस जो है भूमध्य रेखा की तरफ को चलेगी, और जो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि 23 सितंबर को दोबारा से कहाँ दिखेगी, भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत पड़ेगी। लंबवत कहे या फिर सीधा बिल्कुल क्या कहे, पड़ेगी। और इसके बाद क्या होगा, 23 सितंबर के बाद फिर ये दक्षिण आयन जो है शुरू हो जाएगा, और 22 दिसंबर, कितना दोस्तों, 22 दिसंबर को दोस्तों किरणें कहाँ पड़ेगी, सीधा मकर रेखा के ऊपर पड़ेगी। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि मकर रेखा पर बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी हो जाएगी। और यहाँ कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है। जब हम सर्दी से जूझ रहे होंगे तभी गर्मी से कौन जूझ रहा होगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जूझ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम इसी पिक्चर को एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को क्या है, अलग अलग विस्तार से समझेंगे। चीज़ यही समझेंगे, लेकिन एक दूसरी पिक्चर से मेरे हिसाब से क्या है, आपकी समझ और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। दोस्तों मैंने कहा किसी भी ग्रह या उपग्रह का पथ क्या है, गोलाकार नहीं है। जिस पथ पे वो परिक्रमा करता है या परिक्रमण करता है, कोई उपग्रह किसी ग्रह का परिक्रमण करता है या फिर कोई ग्रह किसी तारे का परिक्रमण करता है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, तो वो पथ भी क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। तो हम एक पिक्चर बना लेते हैं दोस्तों। ये पिक्चर जो है हमारी दोस्तों, ये हमारे क्या है दोस्तों, सूर्य देवता है। ये क्या है दोस्तों, हमारे सूर्य देवता है। ये क्या है दोस्तों, हमारे सूर्य देवता है। और हमारी पृथ्वी दोस्तों, ये मान के चलिए कि इस पथ पे क्या है, रोटेट कर रही है। इस पथ पे क्या है, परिक्रमण कर रही है। ये हमारे सूर्य देवता है, और हमारी पृथ्वी इस पथ पर क्या है, सूर्य के चारों ओर क्या है, परिक्रमण कर रही है। दोस्तों मैं 4 कंडीशन आपको बना के दिखाता हूँ। पहली मान के चलिए कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, यहाँ पर है। हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। दूसरा, हमारी पृथ्वी यहाँ पर है। तीसरा, हमारी पृथ्वी क्या है, यहाँ पर है। और
चौथा हमारी पृथ्वी कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि मान पृथ्वी, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों जब हमने पृथ्वी को पढ़ाया था ग्रहों के साथ में, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है दोस्तों, 23.5 डिग्री, और जिस पथ पर ये घूमती है उससे कितना झुकी हुई है दोस्तों, 66.5 डिग्री। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं, ये हमारा ये वो अक्ष है जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है। दोस्तों ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है, और ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। अब देखना दोस्तों, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। दोस्तों ये वाली घटना 21 मार्च से, ये वाली घटना दोस्तों 21 जून, ये वाली घटना दोस्तों 23 सितंबर, और ये वाली घटना दोस्तों 22 दिसंबर। आपको दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ये इस तरह से जाएगी और रोटेट करेगी, अपने अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी के अक्ष जो है सूर्य के सामने, कभी नॉर्थ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो यहाँ साउथ पर पड़ रही है, नॉर्थ वाला हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है। यही कारण है। देखो दोस्तों, अगर ये बिल्कुल सीधा होता, ये अपने अक्ष पर झुका ना होता, तो पृथ्वी ऐसे के ऐसे, इसके अक्ष कभी सूर्य के सामने का तो कभी सूर्य के पीछे नहीं होते, ये बिल्कुल इसका एक हिस्सा सामने रहता और कभी ऋतु परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों इसके दो मुख्य कारण हैं कि एक तो पथ क्या है दोस्तों, दीर्घवृत्ताकार है, और दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए क्या है दोस्तों कि ऋतु परिवर्तन संभाविक है, स्वाभाविक है कि ऋतु परिवर्तन होगा। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस तरह रोटेट करेगी तो एक अक्ष पर ज़्यादा प्रकाश रहेगा और दूसरे अक्ष पर देर तक प्रकाश नहीं रहेगा, तो ये भी जो है स्वाभाविक है कि दिन रात क्या होंगे दोस्तों, छोटे बड़े होंगे। दिन व रात क्या होंगे दोस्तों, छोटे बड़े होंगे। दोस्तों यहाँ इस पिक्चर से दो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या है दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से क्या है दोस्तों, एक तो ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा और दूसरा दिन रात व छोटे व बड़े होने का क्या है, मुख्य कारण रहेगा। और अगर हम बात करते हैं सिर्फ दिन वह रात की, तो जैसे मैं अभी सूर्य के प्रकाश के सामने, मान के चलिए आप मेरे सामने सूर्य है और मैं ठीक आपके सामने खड़ा हूँ, और जब तक आपका प्रकाश, चूँकि पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, तब तक आपका प्रकाश मेरी तरफ है, तो इस तरफ मेरा जो है प्रकाशित रहूँगा, और जैसे ही मेरा ये हिस्सा घूम जाएगा तो मैं क्या रहूँगा, चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मान के चलिए ये वाला हिस्सा भी प्रकाशित है, तो ये क्या होगा दोस्तों, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो ये घूम जाएगी और इस तरफ क्या है प्रकाश हो जाएगा और इस तरफ क्या है दोस्तों अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों दिन वह रात का होने का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। दोस्तों जो मैंने पहली क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में
जो निकटतम दूरी होती है वो कब होती है दोस्तों? वो होती है 2 से 5 जनवरी के मध्य। और मैंने कहा था सूर्य निकट तो होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक्सेप्शन हुआ, ये बिल्कुल अपवाद हुआ कि जब 2 से 5 जनवरी के बीच में अगर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो फिर इंडिया में हमें इतनी सर्दी महसूस क्यों होती है? जब हम सूर्य के नज़दीक है तो हमें तो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए? गर्मी फील होना चाहिए। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि 2 जनवरी को, जनवरी के समय सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? साउथ पोल की तरफ। ये कौन सी रेखा है दोस्तों? मकर रेखा। साउथ पोल की तरफ कौन सी रेखा पे पड़ती है दोस्तों? साउथ पोल की तरफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या है दोस्तों? मकर साउथ पोल की तरफ पड़ती है, 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ती है। तो इसलिए क्या होगा कि मकर रेखा पे क्या होगा? अत्यधिक गर्मी होगी। और दोस्तों चूंकि ये वाले हिस्से पे किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पड़ेगी और अत्यंत तिरछी हो जाएगी, तो प्रकाश में जो ह्रास होगा, सौर विकिरण का जो ह्रास होगा वो बहुत अधिकतम होगा। और यहाँ पर जो सौर विकिरण है कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल कम पहुँच पाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है? ठंड होगी। जब हम बात करते हैं 21 जून की, तो ठीक इसके विपरीत होता है कि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ जाएगी? कर्क रेखा के ऊपर जाएगी। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ जाएगी? कर्क रेखा के ऊपर जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला मकर रेखा वाला, इस पे सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाएगी और सौर विकिरण का जो ऊर्जा का ह्रास जो है अधिकतम हो जाएगा। और यहाँ पर किरणें क्या है? तिरछी होने के कारण अपने प्रकाश की जो ऊष्मा है वो वायुमंडल में क्षय होने के कारण कम पहुंच पाएगी और इधर अत्यधिक सर्दी रहेगी। तो 21 जून को इंडिया में क्या है? चूँकि कर्क रेखा इंडिया से होकर गुजरती है तो क्या होगा? अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पिक्चर से मेरे हिसाब से आपकी एक अच्छी समझ हुई होगी और आपको समझ भी आया होगा कि जो हम उपसौर की घटना पढ़ते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है निकटतम होती है दोस्तों, वो कब होती है दोस्तों? जनवरी में होती है। लेकिन निकट होने के बावजूद जनवरी के महीने में हम बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं। उसका कारण क्या है कि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो जनवरी के महीने में मकर रेखा पर क्या है? पड़ती है। इसलिए क्या है दोस्तों कि हमारे यहाँ बिल्कुल सीधी नहीं जा पाती और सूर्य से आने वाले सौर विकिरण का क्या है? अत्यधिक ह्रास वायुमंडल में हो जाता है और वो पूरी तरह से गर्मी नहीं पहुंचा पाता और कर्क रेखा पे क्या है? सर्दी का माहौल बना रहता है। तो दोस्तों ये भी समझ आपकी मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी। दोस्तों अब देख लेते हैं सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की कुछ घटनाएं। दोस्तों ये सूर्य है, ये क्या है दोस्तों? सन है। ये क्या है दोस्तों? अर्थ है। ये क्या है दोस्तों? अर्थ है। और ये क्या है दोस्तों? सन है दोस्तों। इधर क्या है दोस्तों? चंद्रमा है। दोस्तों सूर्य जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा कहाँ घूमता है दोस्तों? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते होंगे कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या है? कभी कभी पृथ्वी आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब सूर्य से पड़ने वाला प्रकाश कहाँ है कि पृथ्वी पर पड़ेगा और चंद्रमा पर जो है सूर्य का प्रकाश
नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे दोस्तों? चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में दोस्तों क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और यही चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए? बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए? अर्थ और सन के बीच में। अर्थ और सन के बीच में क्या है? जब चंद्रमा आ जाए तो दोस्तों सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा, और जो भाग दिखाई देगा वो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि उस भाग को हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है, आपको सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि दोस्तों जब चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पहुंच पाता, ऐसी स्थिति को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जब चंद्रमा बीच में आ जाए और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना पहुंचे, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब हम कभी, हमने व्यवहार में देखा भी है कि जब कभी सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य के ऊपर एक काला धब्बा सा दिखाई देता है। वो धब्बा कुछ और नहीं है, वो चंद्रमा क्या है? हमारे सूर्य देवता के सामने आ जाते हैं, और हमारी पृथ्वी से सूर्य की पूर्ण आकृति दिखाई नहीं देती, और हमें चंद्रमा बीच में आ जाता है, इसलिए एक धब्बा सा दिखाई देता है, और उसको हम क्या कहते हैं? बचे हुए सूर्य का जो भाग रहता है उसको कोरोना कहते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास का एक और टॉपिक देख लेते हैं। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। दोस्तों ज्वार और भाटा आपस में, ज्वार और भाटा एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों ज्वार और भाटा दोनों क्या है? एक ही क्रिया के दो अलग अलग क्या है? पहलू है। जब समुद्र में पानी ऐसे उठता है, उठने को जो है ज्वार बोला जाता है, और जब पानी नीचे को आता है तो उसको क्या है दोस्तों? भाटा बोला जाता है। अर्थात पानी के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने को क्या है? भाटा बोला जाता है। दोस्तों समझिए, ये हमारे क्या है? सूर्य देवता है, और ये हमारी क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। दोस्तों हमने 10th या 12th में अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक सूत्र होता था। वो सूत्र होता था कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल R1 इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F, वो क्या होता था दोस्तों? M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। यानी कि इस द्रव्यमान, इस जो ये पिंड है, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान और इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हर पिंड की एक आकर्षण शक्ति है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर ग्रह की एक अपनी आकर्षण शक्ति होती है, हर तारे की एक अपनी आकर्षण शक्ति होती है। चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा पिंड हो, उसकी अपनी एक आकर्षण शक्ति होती है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब कभी सूर्य और चंद्रमा मान के चलिए ये वाला है, इसको मून क्या है लिख देते हैं, मून और अर्थ। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण
जब पानी ऊपर उठता है, जब पानी ऊपर उठता है उसको हम कहते हैं ज्वार, और फिर वो पानी इसके गुरुत्व बल के कारण नीचे आ जाता है और उस नीचे आने को कहते हैं दोस्तों भाटा। ठीक है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण जब पृथ्वी पर पानी ऊपर उठता है या किसी दूसरे ग्रह पर अगर ये घटना होती है या कहीं भी ये घटना होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण पानी का ऊपर उठता है और फिर वो नीचे गिरता है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा, यानी कि ज्वार और भाटा। दोस्तों हो सकता है कि चंद्रमा इधर हो। दोस्तों फिर भी क्या है कि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एक साथ काम करेगी। सूर्य का जो आकर्षण शक्ति पृथ्वी के ऊपर लग रही है वो इसी प्रकार से फिर भी कार्य करेगी और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो फिर भी कार्य करेगी। इधर है दोस्तों, तब भी ये शक्ति क्या है, पूर्ण रूप से कार्य करेगी। ऐसी कंडीशन दोस्तों कब कब होती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन या तो पूर्णिमा को होगी दोस्तों। अगर चंद्रमा यहाँ है तो दोस्तों क्या होगा, ये वाला हिस्सा चंद्रमा का हमें दिखाई नहीं देगा और ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, जब हमें चंद्रमा प्रकाशित होता नहीं दिखता है, अमावस्या कहते हैं। और अगर ये स्थिति है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर क्या है, पड़ेगा और ऐसी स्थिति में हमें पृथ्वी से यहाँ से क्या है, चंद्रमा दिखेगा और फिर हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इस वाली स्थिति को कहेंगे पूर्णिमा। अर्थात जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो और हमें चंद्रमा का प्रकाशित भाग दिखाई दे तो उस दिन को हम क्या, पूर्ण भाग दिखाई दे तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। सूर्य से जब चंद्रमा का प्रकाशित होने वाला पूरा का पूरा भाग हमें पृथ्वी से दिखाई दे तो उस दिन को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य का चंद्रमा का अप्रकाशित भाग हमें पूरा का पूरा दिखाई दे, प्रकाशित भाग दिखाई ही ना दे, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों सप्तमी या अठवीं को जो हमारा दो पक्ष चलते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो हमारे 15-15 दिन के होते हैं और उसी के बीच में सप्तमी या अठवीं को हमारे चंद्रमा की स्थिति कहाँ होती है, पृथ्वी के ऊपर इधर होगी या फिर इधर होगी और सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या बनेगा, समकोण बनेगा। ऐसी उस स्थिति में दोस्तों चंद्रमा इधर को क्या है, अपनी आकर्षण शक्ति लगाएगा और सूर्य इधर को लगाएगा और उठने वाला ज्वार जो होगा उसके ऊपर जो एक प्रेशर होगा, दोनों की शक्तियाँ क्या है, ये इधर को लगेगी तो ये इधर को लगेगी और आकर्षण शक्तियों का प्रभाव कम हो जाएगा। तो उठने वाला ज्वार क्या होगा, 20% सामान्य से कम होगा, 20% कम ऊंचाई का होगा जब इस प्रकार की स्थिति यानी कि सप्तमी या अठवीं को बनेगी। और जब जो कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी दोस्तों, जब चंद्रमा की स्थिति, मून की स्थिति ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, मून इधर लेफ्ट या राइट में होगा अर्थ के, तो तब दोस्तों उठने वाला ज्वार सामान्य से 20% क्या होगा, उच्च होगा। और इस वाली स्थिति में दोस्तों क्या होगा, 20% निम्न होगा। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ये कंडीशन ही नहीं, सिर्फ ये वाली कंडीशन है ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई और समुद्रीय तट किस प्रकार का है, इस पे भी क्या है, पूरा क्या है दोस्तों, निर्भर करता है कि हमारे ज्वार और भाटा की ऊंचाई क्या है, कितनी होगी।
ये बिल्कुल प्रभाव डालेंगे दोस्तों। ये लोकेशन जो है दोस्तों, ये स्थिति, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति प्रभाव जरूर अवश्य डालती है, लेकिन समुद्र की गहराई और समुद्र तट किस प्रकार का है, इस पर भी क्या है, ज्वार और भाटा की ऊंचाई क्या करती है, निर्भर करती है। तो दोस्तों अब हम ये भी जान लेते हैं, एक दो फैक्ट भी जान लेते हैं दोस्तों। इंडिया में सबसे उच्च ज्वार और भाटा कहाँ आता है? भारत में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ज्वार और भाटा कहाँ आएगा दोस्तों? समुद्र में आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो हमारे समुद्र से लगने वाले स्टेट हैं कि कहीं ना कहीं उन कोई में से एक जरूर आंसर होगा। तो दोस्तों जो हमारा गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया दोस्तों, तमिलनाडु हो गया, और फिर इधर आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, आंध्र प्रदेश हुआ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के ऊपर दोस्तों उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो कहीं ना कहीं आंसर इन्हीं में से है। आपको आंसर कभी भी बिहार नहीं लगाना है दोस्तों, एमपी या छत्तीसगढ़ नहीं लगाना है दोस्तों, उत्तराखंड नहीं लगाना है, पंजाब नहीं लगाना है। आपके दिमाग में कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर हमारे से ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंच ज्वार कहाँ पर आते हैं, तो ज्वार आने का मतलब कहाँ है दोस्तों? समुद्र में आएगा। अब पूछ रहा है कि सुनामी कहाँ आई थी, और 4 ऑप्शन दिए एमपी में। अरे भाई एमपी में जब समुद्र है ही नहीं तो सुनामी कहाँ से आएगी? तो ये सोचने की बात है दोस्तों। और आपको किसी भी ऑप्शन को देख के जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों सबसे जो उच्च ज्वार भारत में दिखाई देते हैं वो दोस्तों वो देते हैं गुजरात। कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों? गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? गुजरात के ओखा तट। ओखा तट पर क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचे ज्वार क्या है? दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों विश्व में कहाँ दिखाई पड़ते हैं? और मैं तुम्हें बता दूं दोस्तों, ये जो गुजरात के ओखा तट में जो दिखाई पड़ते हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 2.8 मीटर के आसपास क्या है होती है। इसी प्रकार से जो दोस्तों विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार दिखाई देते हैं वो दोस्तों कनाडा के ब्रांसविक में क्या है दिखाई पड़ते हैं, या फिर नोवा स्कोशिया, या फिर नोवा स्कोशिया के मध्य क्या है दोस्तों? के मध्य फंडी की खाड़ी में क्या है दोस्तों? दिखाई पड़ते हैं। और ये विश्व के कनाडा के ब्रांसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी में क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं दोस्तों। और इन ज्वार की ऊंचाई लगभग 17 से 18 मीटर के आसपास क्या है होती है दोस्तों। 17 से 18 मीटर के आसपास क्या है होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। और दोस्तों मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। जल्द ही दोस्तों लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, और भी जब हमारे चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद और भी कई सारी नई वैकेंसियाँ आएगी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 से 4 महीने में आपको अपने आप को बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम के लिए रेडी कर लेना है। और दोस्तों हम जल्द ही इसके साथ साथ में संविधान की क्लास क्या है चालू करने जा रहे हैं। ये मार्च के फर्स्ट वीक में दोस्तों क्या है हमारा संविधान भी ज्योग्राफी के साथ साथ में क्या है चलेगा, ताकि आपका सिलेबस कम समय में और अच्छे से क्या है हो जाए। हम मॉर्निंग में संविधान को रख लेते हैं या फिर भूगोल को रख लेते हैं, और जैसा आपको सुविधा लगेगी इस प्रकार से कर लिया जाएगा। और एक समय में क्या है शाम को ज्योग्राफी रख लेंगे। और दोस्तों बीच बीच में क्या है अभी हमारी करंट की क्लास भी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों हम 2 सब्जेक्ट और करंट को एक साथ में लेके बिल्कुल चलेंगे दोस्तों। और आपको भी क्या है इसमें दोस्तों पूरा साथ देके क्या है चलना है, और एक अच्छी आपको क्या है रणनीति के साथ में तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।